जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब 016। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 की बुक 2 की टेक्स्ट। जी आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ लेसन नंबर 1 ऑफ बुक 2 द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। स्क्रीन मेरी आपको शो हो रही है और सर जेम्स जीन्स के इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं पिछली वीडियो में दे चुकी हुई हूँ और यहाँ पे आपको टॉप पे वीडियो के शो हो रहा होगा, उसका लिंक जो है आप उस पर क्लिक करके इंट्रोडक्टरी वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। सो द लेसन नंबर 1 द डाइंग सन सर जेम्स जीन्स। A few stars are known which are hardly bigger than the earth. चंद सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से बमुश्किल ही कुछ बड़े हैं. But most of them are so large, लेकिन उनमें से कुछ इतने बड़े हैं that hundreds of thousands of earth could be packed inside each, कि उनमें से हज़ारों और लाखों ज़मीनें एक के अंदर जो हैं वो समाई जा सकती हैं and leave room to spare, और फिर भी जगह बच जाती है. Here and there we find an immense star. यहाँ वहाँ हमें इतने बड़े सितारे मिलते हैं large enough to contain millions and millions of earth, जिसमें लाखों और लाखों ज़मीनें समा सकती हैं. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. और शायद कायनात में मौजूद सितारों की तादाद इतनी ही है जितनी इस पूरी ज़मीन पर मौजूद साहिल समंदर पर रेत के ज़रों की तादाद. सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस. हमारे घर की छोटाई इस खला में इतनी ही है. व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब इसको हम पूरी कायनात के मादे के मुकाबले में देखते हैं. These millions of stars are wandering about in space. ये लाखों सितारे जो हैं ये खला में घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं. wander मीन होता है to roam या to move aimlessly. A few forms group, कुछ ऐसे हैं जो गिरोह बनाते हैं. with journey in company, जो कि मिलकर सफ़र करते हैं. but most of them travel alone, लेकिन उनमें से ज़्यादातर तन्हा सफ़र करते हैं. एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स, और वो ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट इन डीड फॉर वन स्टार टू कम नियर टू एन अदर, कि ये बहुत बहुत शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है कि कोई एक सितारा दूसरे के नज़दीक आ जाए. फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर हिस्से में ईच स्टार मेक्स इट्स वोएज इन कंप्लीट लॉनलीनेस. पूरा एक सितारा जो है या हर सितारा अपना ज़्यादातर सफ़र, वोएज मीन यहाँ पे सफ़र है, ट्रैवल, मुकम्मल तन्हाई में तय करता है. लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी खाली समंदर पर कोई बहरी जहाज़. इन अ स्केल मॉडल, एक तस्वीरी मॉडल में, इन विच द स्टार्स आर शिप, जिसमें अगर आप समझें कि सितारे बहरी जहाज़ हैं. The average ship will be well over a million miles from its nearest neighbor. तो एक जो एवरेज या औसत बहरी जहाज़ है वो अपने नज़दीक तरीन बहरी जहाज़ से लाखों मील फासले पर होगा, जबकि तस्वीर में जो है वो बहुत नज़दीक दिखेंगे. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम जब ज़मीन पर खड़े होते हैं तो हमें कायनात के सितारे एक दूसरे के बहुत नज़दीक नज़र आते हैं, जबकि इन एक्चुअल उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मीलों का फासला है. फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इस मिसाल से ये समझना आसान है, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट, कि ऐसा क्यों होता है कि कोई सितारा शाज़ो नादर ही दूसरे के नज़दीक आता है. रेयर मीन वेरी लेस फ्रीक्वेंट. वी बिलीव हाउएवर, ताहम हमें यकीन है, दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, कोई 2 करोड़ साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये नायाब वाक़या दरपेश आया. एंड दैट अनदर स्टार, और एक और सितारा, वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, खला में हरकत करता हुआ या सफ़र करता हुआ या घूमता हुआ, सॉरी आई लॉस्ट माई लाइन, ओके, हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के नज़दीक आया. जस्ट एज द सन एंड द मून रेज स्टार्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चांद ज़मीन पर लहरें पैदा करते हैं. सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज स्टार्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उस दूसरे सितारे ने भी सूरज की सतह पर ऐसी ही लहरें पैदा की होंगी.
but they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. लेकिन वो लहरें इस छोटे से चांद की निस्बत बहुत बड़ी होंगी जो चांद हमारी ज़मीन पर पैदा करता है. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. यकीनन एक बहुत बड़ी लहर जो है वो सूरज की सतह पर उभरी होगी. At last forming a mountain so high, बिलाखिर एक बुलंद पहाड़ी बनाते हुए, ये पहाड़ी प्लाज्मा या लहरों की है, that we can hardly imagine it, इतनी बड़ी कि हम बमुश्किल उसका तस्वुर कर सकते हैं. At the cause of the disturbance came nearer and nearer, जैसे जैसे परेशानी की वजह या वो दूसरा सितारा नज़दीक आता गया. यहाँ पे याद रखिएगा काज ऑफ डिस्टर्बेंस उस वॉन्डरिंग स्टार को कहा गया है जो कि घूमता फिरता हमारे सूरज के नज़दीक आया है. द माउंटेन वुड हैव raised higher and higher. पहाड़ी बुलंद से बुलंद होती गई होगी. एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे, इससे पहले कि दूसरा सितारा दूसरी जानिब जाता या परे हरकत करता, अगेन इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, उसकी लहरों का खिंचाव इतना ताकतवर हो चुका था दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये पहाड़ी टुकड़ों में बट गई एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और उसने अपने छोटे छोटे हिस्से या छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो खला में फेंक दिए. These small pieces have been going round the sun ever since. ये छोटे छोटे टुकड़े आज भी जो है वो सूरज के गिर्द इसी तरह घूम रहे हैं. They are the planets. ये सैयारे हैं, great and small, बड़े और छोटे, of which our earth is one, जिसमें से हमारी ज़मीन भी एक है. द सन एंड द अदर स्टार्स. अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखना है क्वेश्चन आपको जो आता है जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी इंक्लूडेड है. यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. लाइक एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट में, व्हाट हैपेंड व्हेन द काज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, व्हाट रेयर इवेंट टुक प्लेस सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो. या एक और क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ डिड द प्लैनेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, या हाउ डिड द अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस. ये इन 4 तरीकों से सेम मटेरियल पे यही क्वेश्चन आ सकता है. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान पर देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं. For too hot for life to exist on them, इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी उन पर वजूद नहीं रख सकती. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off, और यकीनन तब सूरज के वो टुकड़े जो कि खला में बिखरे थे वो भी यकीनन ऐसे ही होंगे, मतलब गर्म होंगे. ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते गए. अनटिल नाउ, यहाँ तक कि अब दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन, अब उनकी अपनी हरारत बहुत कम रह गई है. एंड देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशंस विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, और उनकी गर्माहट या उनकी गर्माइश अब सिर्फ उन हरारतों से आती है जो कि सूरज ज़मीन पर अपनी शुआओं की सूरत में फेंकता है. इन कोर्स ऑफ टाइम, इस सारे वक्त के दौरान, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक ने गेव बर्थ टू लाइफ, जिंदगी को जन्म दिया. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ डिड लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ. वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कब, कैसे, व्हेन, कब, और व्हाई दिस हैपेंड, यह ऐसा क्यों हुआ. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये एक सादा जानदार की शक्ल में नमूदार हुई या शुरू हुई, whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying, जिनकी सबसे बड़ी ताकत खुद मरने से पहले अपने आप को रिप्रोड्यूस करना या अमले तौलीद के ज़रिए अपनी अगली नस्ल बढ़ाना था. बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग, लेकिन इन छोटी सी शुरुआत से, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक नदी वजूद में आई, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा से पेचीदा होती गई, हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस द बींग्स, और बिलाखिर ऐसे जानदार उसने पैदा किए, हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, जिनकी ज़िंदगियाँ उनके जज्बात, उनके मकासद के गिर्द घूमती हैं, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनकी हिस्से जमालियात के गिर्द, एंड देयर रिलीजन्स, और उनके मज़ाहब के गिर्द, इन विच देयर हाइस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर, जिनमें उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी ख्वाहिशात और उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं. यहाँ पे हम इंसानों की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बींग्स हम लोग हैं.
Although we cannot speak with any certainty, अगरचे हम बहुत ज़्यादा यकीन के साथ नहीं कह सकते, it seems most likely that the human race came into existence in some such ways as this. लेकिन ऐसा ही लगता है कि इंसानी नस्ल भी किसी ऐसे ही तरीके से वजूद में आई। स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने इस छोटे रेत के ज़र्रे पर खड़े होकर, रेत के ज़र्रे से मुराद यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। आपको जब भी सिनोनिम्स आते हैं तो वहाँ पे आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दिया होता है जिसमें एक वर्ड अंडरलाइन होता है। तो टेक्स्ट को समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है इन द कॉन्टेक्स्ट कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे आप जो है ग्रेन ऑफ सैंड से मुराद ग्रेन ऑफ सैंड नहीं है, इट मीन्स अर्थ हियर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, या आवर लिटिल होम व्हेन वी टॉक अबाउट इट इज़ ऑल्सो अर्थ। तो वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। अपने इस छोटे से रेत के ज़रिए या ज़मीन पर खड़े होकर हम इस कायनात में अपना मकसद ढूंढने की कोशिश करते हैं। विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड स्पेस एंड टाइम, जो कि कायनात में वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर, हम फितरत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, और इस कायनात के मकसद को तलाश करते हैं, विच सराउंड्स आर होम इन स्पेस एंड टाइम, जो कि इस वक्त और खला में हमारे घर को घेरे हुए है। आर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, हमारा पहला जज्बा जो है वो शायद खौफ का होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग वंस अगेन द क्वेश्चन नोट कर लें, वाई आर ह्यूमन बींग्स अफ्रेड ऑफ द यूनिवर्स, कि इंसान जो है वो कायनात से खौफजदा क्यों है। सेकेंड ईयर के बारे में आप लोगों ने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि सेकेंड ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपको एडिशनल आते हैं, विच मीन्स कि आपकी टेक्स्ट के साथ कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। और वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, अब रीजंस क्या हैं। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, हमें कायनात खौफजदा करने वाली लगती है, क्यों, अपने बहुत बड़े फासलों की वजह से। विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिन्हें हम समझते नहीं। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त के फैलाव की वजह से खौफजदा करती है हमें कायनात। सो ग्रेट, जो कि इतने बड़े हैं, डेट वी कैन नॉट इमेजिन देम, कि हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, जिसके मुकाबले में इंसानी तारीख जो है वो बहुत छोटी रह जाती है। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लॉनलीनेस, हमारी शदीद तन्हाई की वजह से खौफजदा करने वाली। तन्हाई से मुराद यहाँ पे आप लोग कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आप इस ज़मीन पर खड़े हैं, लाइक मैं तो तन्हा नहीं हूँ, मेरे गिर्द तो मेरी फैमिली है, मेरे गिर्द तो इस दुनिया में इतने बिलियन लोग रहते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट आवर अर्थ, इट इज़ अबाउट द यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स का देखें, स्टार्ट में हमने एक कंपैरिजन किया, हमने कहा कि हमारी ज़मीन पूरी कायनात के मैटर में इतनी ही जगह रखती है जितनी अगर पूरी ज़मीन के साहिल समंदर पर मौजूद रेत के ज़र्रे हों, तो उनमें से एक रेत का ज़र्रा हमारी ज़मीन है। अब आप सारी ज़मीन की रेत को एक जगह इकट्ठा करके देखें और एक रेत के ज़र्रे की क्या अहमियत है, और उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और आपको पता है कि साइंटिस्ट आर ट्राइंग सिंस वेरी स्टार्ट के क्या किसी और प्लैनेट पे लाइफ मौजूद है, क्या हम कायनात में अकेले हैं। इंटेलेक्चुअल बीइंग्स जो हैं, अभी तक हमें लाइफ के आसार नहीं मिले, बट एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, यहाँ पे लाइफ से मुराद वो लाइफ है जिसे हम बायोलॉजिकली लाइफ कंसीडर करते हैं। ज़रूरी नहीं है, साइंटिस्ट ये कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जिस किस्म की ज़िंदगी की तलाश में हैं ऐसी ही ज़िंदगी हमें दूसरे प्लैनेट्स पे भी मिले। माइट भी वहाँ पे लाइफ की डेफिनेशन डिफरेंट हो, अगर कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है तो। सो हम तन्हा हैं क्योंकि इतनी सारी रेत के ज़र्रों में अगर एक रेत का ज़रा हमारी ज़मीन है और उसके ऊपर हम इंसान हैं, तो हमारी इस पूरी यूनिवर्स में क्या वर्थ है, आप इसको बड़े अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अफ्रेड ऑफ द यूनिवर्स। ये चीज़ हमें खौफजदा करती है। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और हमारे घर की छोटाई यानी हमारी ज़मीन का छोटापन भी हमें खौफजदा करता है। अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन, एक रेत के ज़र्रे का भी लाखवां या करोड़वां हिस्सा ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी रेत मौजूद है उन सारे रेत के ज़र्रों में से। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इन सब के बाद, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात खौफजदा करती है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी sign that life like or exist anywhere in it।
हमें अपने जैसी लाइफ जो है वो कायनात में अभी तक कहीं और नहीं मिली है एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सिवाय ज़मीन के। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट, दर हकीकत ज़्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस इज़ सो कोल्ड, खाली खला जो है वो इतनी यख बस्ता या इतनी ठंडी है दैट लाइफ, ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोज़न, कि वहाँ पर मौजूद ज़िंदगी जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी, वो जम जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट, और जब हम एम्प्टी स्पेस से निकल के मैटर की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास स्टार्स आ जाते हैं, कॉमेट्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो वो मैटर्स इतने गर्म हैं एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, कि उन पर ज़िंदगी वैसे ही नामुमकिन है। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी का तो कहीं हाथ ही नहीं था, विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम, जिससे हमारा सैयारों का निज़ाम वजूद में आया। कैलकुलेशन शोज, शुमारियात से पता चलता है that there can be only few such systems in space, कि कायनात में इस तरह के चंद ही निज़ाम हो सकते हैं। Yet so far as we can see, लेकिन जहाँ तक हम देख सकते हैं, life of the kind we know on earth, ऐसी ज़िंदगी जिसे हम ज़मीन पर जानते हैं, कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक अर्थ, वो सिर्फ ज़मीन जैसे प्लैनेट्स पर ही जो है वो वजूद रख सकती है, ज़मीन जैसे सैयारे पर ही वजूद रख सकती है। इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस, इसे अपने वजूद के लिए ख़ास किस्म की तबई हालतों की ज़रूरत होती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर्स, जिसमें सबसे अहम दर्जा हरारत है। एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, वो दर्जा हरारत जिस पर कोई भी मादा अपनी माया हालत में वजूद रख सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप नोट कर लें, what are the suitable conditions for life to exist on? What are the suitable conditions for life to exist on? The stars themselves are far too hot for this. सितारे इस मकसद के लिए बहुत गर्म हैं। We may think of them as collection of fires scattered through space. हम कह सकते हैं कि वो आग के गोले हैं जो कि खला में बिखरे हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ एंड सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द में गर्माइश जो है वो मुहैया करते हुए, वेयर द टेम्परेचर इज़ मोस्ट सम 4 डिग्री अबव एब्सोलूट ज़ीरो, जहाँ दर्जा हरारत मुकम्मल ज़ीरो से शायद कोई 4 दर्जे ऊपर होगा, दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि फ़ारेनहाइट के पैमाने पर 484 डिग्री जो है वो यकबस्ता होगा। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, खला के बहुत बड़े बड़े फैलाव में, बियॉन्ड द मिल्की वे से परे, मिल्की वे क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ द गैलेक्सी इन विच आवर प्लानिटरी सिस्टम एग्जिस्ट। इट इज़ कोल्डर स्टिल, अगर हम मिल्की वे से बाहर निकलते हैं तो अभी बहुत ठंड है। अवे फ्रॉम द फायर्स देयर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट। जब आप सितारों से परे जाते हैं तो हज़ार सैकड़ों डिग्री जो है वो धुंध और ठंड है। क्लोज अप टू देम, उनके नज़दीक जाएंगे, देर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, तो हज़ारों डिग्री जो है वो दर्जा हरारत मौजूद है, एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जिस पे तमाम ठोस चीज़ें जो हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, ऑल लिक्विड बॉयल, और तमाम माया चीज़ें जो हैं वो एवेपोरेट कर जाती हैं, वो उबल जाती हैं, वो बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन नैरो बेल्ट surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. ज़िंदगी जो है वो तंग सी बेल्ट में, तंग से हल्के में जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, और वो हल्का कहाँ होगा? वो सितारों से एक ख़ास फासले पर और खाली खला से एक ख़ास फासले पर। आप यूँ समझ लें जैसे दो मैग्नेट हों आपके पास, और उन मैग्नेट्स के दरमियान एक एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना तो बिल्कुल ख़त्म होती है और ना ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, मतलब ना तो रिपल्शन स्ट्रांग होती है ना ही अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि इन बिटवीन होगा, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको कायनात में ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है जहाँ पे कोई लिक्विड जो है कोई भी मैटर जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके। बट वंस अगेन इट इज़ नेसेसरी कि वहाँ पे कोई प्लैनेट भी मौजूद हो, और ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कि किसी बिल्कुल एक्यूरेट किसी सितारे से इतने ही फासले पे कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करे जितने फासले पे हमारी अर्थ मौजूद है। आप मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मतलब नैरो बेल्ट्स बहुत सारी मौजूद हैं कायनात में, हर सितारे से एक ख़ास फासले पर एक नैरो बेल्ट बनती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर सितारे के गिर्द हमारी अर्थ की तरह
कोई प्लैनेट हो जो कि उस सितारे के गिर्द उसी नैरो बेल्ट के अंदर घूमता हो जहाँ पे कोई मैटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. So that is the reason we haven't find the signs of life like ours in the universe yet. फ्यूचर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते. सो यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लें, व्हाट आर नैरो बेल्ट्स. ठीक है, नैरो बेल्ट्स स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार वेयर अ मैटर कैन एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड फॉर्म. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नैरो बेल्ट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट. आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन. इन बेल्ट से इस हल्के से बाहर आप जाएंगे तो ज़िंदगी जम जाएगी. इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप, अंदर जम जाएगी. अ रफ कैलकुलेशन शोज एक जो है वो अदाद शुमार से पता चला डेट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, वो तमाम दर्जा हरारत के हल्के जिन पर ज़िंदगी मुमकिन है, ऑल एडिड टुगेदर, अगर सब मिला भी लिए जाएं, मेकअप लेस देन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल स्पेस. तो वो हज़ारवां हिस्सा जो है पूरी कायनात का बनाते हैं. इवन इन साइड दैम, और फिर भी उनके अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, ज़िंदगी बहुत नायाब होगी. फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन. क्योंकि ये बहुत गैर मामूली चीज़ है कि कोई सूरज इस तरह जो है वो अपने टुकड़े बाहर फेंके जैसे हमारे सूरज ने किया. प्रोबेबली one star in 100,000 has a planet going round it at a right distance for life to be possible on it. शायद 100,000 सितारों में से कोई एक सितारा ऐसा होगा जिसके गिर्द कोई ऐसा प्लैनेट हो जो कि उतने ही फासले पर उसी नैरो बेल्ट में एग्जिस्ट करता हो जिस पर ज़िंदगी मुमकिन है. एंड हेयर आवर चैप्टर ends. Thank you so much for watching. Subscribe and comment for more videos. Allah Hafiz.